हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनर टेक्निकल पर। सफलता बेस्ड केमिस्ट्री कोर्स के अंदर आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 कवर करने वाले हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया तथा विद्युत रसायन। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार की अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, एक फेराडे विद्युत धातु के आधा ग्राम परमाणु को मुक्त कर देगी। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, CSO4 विलियन से। यह क्वेश्चन आपके फेराडे विद्युत अपघटन के नियम से संबंधित है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको फेराडे विद्युत अपघटन के नियम पता होने चाहिए। यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था है +2। तो कॉपर के 1 ग्राम को अवक्षेपित करने के लिए 2 फेराडे की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर आपको 1 फेराडे दिया हुआ है। 1 फेराडे से आपको आधा ग्राम परमाणु मुक्त होंगे। NaCl, यहाँ पर Na की ऑक्सीकरण अवस्था है +1। AuCl3, यहाँ पर Au की ऑक्सीकरण अवस्था है +1। पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पर पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था है +1। तो इन तीनों के अंदर 1 ग्राम धातु को मुक्त करने के लिए 1 फेराडे की आवश्यकता होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉपर का तुल्यांकी भार होता है 31.75। कॉपर सल्फेट का तुल्यांकी भार होता है 31.5। चूँकि आवेश की वह मात्रा जो किसी पदार्थ का एक तुल्यांकी भार किसी इलेक्ट्रोड पर जमा करती है या उत्पन्न करती है 1 फेराडे कहलाती है। इसलिए 2 फेराडे विद्युत प्रवाहित करने पर Cu 2 तुल्यांकी भार या फिर 2 × 31.75 ग्राम इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। आवेश की वह मात्रा जो किसी पदार्थ का एक तुल्यांकी भार किसी इलेक्ट्रोड पर जमा करती है या उत्पन्न करती है 1 फेराडे कहलाती है। और आप फेराडे लॉ की सहायता से अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मास डिपॉजिट, इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित द्रव्यमान इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास इनटू चार्ज अपॉन फेराडे। इस सूत्र का यूज हम आगे करने वाले क्वेश्चंस के अंदर। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, जब भी फेराडे लॉ के विद्युत अपघटन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसी सेल के लिए डेल्टा G तथा E में संबंध है, तो डेल्टा G = -NFE से अभिक्रिया स्वतः होगी। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेल्टा G ऋणात्मक हो। जब भी आपके डेल्टा G नेगेटिव होगा तब आपके अभिक्रिया स्वतः होगी। क्वेश्चन नंबर 3, जस्ता तांबे को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करता है क्योंकि ऑप्शन ए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जस्ता तांबे से ऊपर आता है। जब भी आपसे विद्युत रासायनिक समीकरण के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी पता होनी चाहिए। इसी के आधार पर आप ये तय कर पाएंगे कि कौन सी रिएक्शन संभव है और कौन सी रिएक्शन संभव नहीं है। तो हम देखते हैं सबसे पहले आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज इन मेटल्स। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। और आप ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो आपकी रिएक्टिविटी यानी सक्रियता घटती है, और आप इसको हाइड्रोजन से डिवाइड कर सकते हैं। जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं। आप इस आधार पर यह तय कर पाएंगे कि कौन सी रिएक्शन संभव है और कौन सी रिएक्शन संभव नहीं है। इससे क्या आप देख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट की अभिक्रिया आप सोडियम से करवाते हैं तो ये अभिक्रिया हो जाएगी, आपको उत्पाद प्राप्त होगा Na2CO + Ca। यह अभिक्रिया इसीलिए हुई क्योंकि आपकी सोडियम सक्रियता श्रेणी में कैल्शियम से ऊपर आता है, इसी कारण यह
कैल्शियम सल्फेट से कैल्शियम को प्रतिस्थापित कर देगा और आपको सोडियम सल्फेट प्राप्त होगा। सेकंड क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट की अभिक्रिया आप करवाते हैं मैग्नीशियम से, तो क्या यहाँ पर अभिक्रिया संभव है? और यदि अभिक्रिया संभव है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? बहुत से कैंडिडेट कहेंगे कि MgSO4 4+Ca। ये आपको ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा कि मैग्नीशियम का सल्फेट प्राप्त होगा, कैल्शियम प्राप्त होगा, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम दोनों प्राप्त होंगे। और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? सक्रियता श्रेणी के अंदर मैग्नीशियम कैल्शियम से नीचे आता है, यानी मैग्नीशियम कैल्शियम से कम सक्रिय है। इसी कारण मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट के विलयन से कैल्शियम को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। आपसे ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है, कौन नीचे आता है, कौन ज़्यादा सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है। इसी के आधार पर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब हम देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर क्या कहा गया है? जस्ता यानी जिंक की अभिक्रिया आप करवाते हैं CuSO4 से। जिंक सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर आता है, यानी यह कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा और आपको उत्पाद प्राप्त होगा ZnSO4 प्लस कॉपर। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सेल स्थिरांक की इकाई है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 5, NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण संख्या है। NiCO4 में आपको निकल की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। तो CO की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 0, निकल की मान्य ऑक्सीकरण अवस्था X और कॉपर की +0 × 4 = 0। X बराबर आपका आएगा 0। आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 0। क्वेश्चन नंबर 6, F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो आपके F की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1 और यहाँ पे F के 2 परमाणु हैं 10⁻² + X = 0। X बराबर आएगा आपके -2 = 0 और X बराबर आपका आएगा 2। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। K2Cr2O7 पोटेशियम की होती है 1 और यहाँ पे आपके 2 पोटेशियम है तो ×2। हमने माना क्रोमियम की X, तो यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो 2X। और ऑक्सीजन की होती है -2 और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 7, तो 2 × 7। जब इसको सोल्व करते हैं तो 2X + 2 - 40 = 0। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो 2X बराबर आपके आएगा 12, X बराबर आपके आएगा +6। पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए +6। क्वेश्चन नंबर 8, जब AlCl3 के विलयन से विद्युत धारा गुजारते हैं तो 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम अवक्षेपित होता है, तो फेराडे की संख्या होगी। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1.5 C। आपको क्वेश्चन के अंदर मास डिपॉजिट ज्ञात करना है। मास डिपॉजिट इक्वल होता है इक्विवेलेंट मास × चार्ज अपॉन फेराडे। इक्विवेलेंट मास कैसे ज्ञात करते हैं? मोलर मास अपॉन चार्ज ऑन आयन। आपके मोलर मास है 27 और चार्ज है आपके 3 और आपको मास डिपॉजिट दिया हुआ 13.5। 13.5 ग्राम = 27.3 ग्राम × Q/F। जब आप 3 को 27 से कैंसिल करेंगे 9 टाइम, तो आपके Q/F आता है 13.5/9। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो Q = आता है आपके 1.5 F। 1.5 फेराडे इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 9, जंग लगने के विषय में गलत कथन है। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, धात्विक आयरन Ap+2 आयन में अपचयित होगा। ये कथन आपके असत्य है, बाकी आपके तीनों कथन सही है। धात्विक आयरन Ap+3 आयन में ऑक्सीकृत होगा, पीलापन लिए भूरा पदार्थ प्राप्त होगा, ऑक्सीजन गैस ऑक्साइड में अपचयित होगी। क्वेश्चन नंबर 10, तनुजन्य विलयन में क्लोरीन के 4 ऑक्सीजन अम्लों में से कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक है? आंसर है ऑप्शन बी, HOCl। क्वेश्चन नंबर 11, सेल के मानक विभव और साम्य स्थिरांक के बीच संबंध दर्शाते हैं। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, E0 सेल इक्वल्स टू 0.059/n इंटू log Kc। आपको नेसर समीकरण पता होनी चाहिए, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, जहाज की तली में मैग्नीशियम के कई ब्लॉक लगाए जाते हैं क्योंकि? आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जल तथा लवण की क्रिया को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम किससे संबंधित होता है? आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत अपघट्य के तुल्यांकी भार से। क्वेश्चन नंबर 14, पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को इलेक्ट्रोड पर एकत्रित करने के लिए विद्युत आवेश तुल्य होता है। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश पर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1 फैराडे के बराबर, और 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलॉम। किसी सेल के एनोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया होती है। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। आपके एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है। आपके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 2 इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर पैदा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीकरण की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का ह्रास, और ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन का ह्रास। क्वेश्चन नंबर 18, किसी विद्युत अपघटनीय सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अंतःसंवरण द्वारा कैथोड से एनोड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, लवण सेतु बनाने के लिए KNO3 के संतृप्त विलयन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, K+ तथा NO3- दोनों का वेग लगभग बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 20, अनंत तन्यता पर NiCl, NaCl, KCl के लिए तुल्यांकी चालकता का सही क्रम होगा। अनंत तन्यता का कंसेप्ट किसने दिया था? तो कोल्डहाउस के द्वारा जो आपको सिद्धांत दिया गया था उसमें आप अनंत तन्यता पर चालकता की बात करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम क्लोराइड की तुल्यांकी चालकता सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद सोडियम क्लोराइड, उसके बाद लिथियम क्लोराइड। आपको इसका क्रम भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत अपघट्य है? आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, HCOOH मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा मात्रक सभी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में संरक्षित रहते हैं? आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आवेश एवं द्रव्यमान। आवेश और द्रव्यमान ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं में संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, KMnO4 अम्लीय क्षारीय विरंजित नहीं होता है तो किसके द्वारा? ऑप्शन सी है, बेंजीन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? तो आप यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे। तो आप देखते हैं H2O2 के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था है -1, CO2 के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था है -2, H2O में ऑक्सीकरण की अवस्था है -2, और जब OF2 के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करते हैं तो इसके अंदर आपकी ऑक्सीकरण अवस्था आती है +2। तो यहाँ पे आपकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, OF2। क्वेश्चन नंबर 25, H2O2 ऑक्सीकरण के फलस्वरूप देगा। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, O2। आज की इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस किए हैं।
जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलती रहें। और जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक सफलता बैच को चेक नहीं किया है उसको जाके चेक कर सकते हैं। उसके अंदर मैं आपके लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स तीनों के करियर कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू।